नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मार्केट में नया माल आया है, लेकिन वो नया माल भी रंगे हाथ पकड़ा गया है। आज उसके बारे में बताऊंगा। 2024 का चुनाव जीते तो मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। इस बात का सच क्या है, इसके पूरे फैक्ट्स आपको दिखाऊंगा। मुस्लिम प्रेम के चक्कर में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण किसने खत्म किया था, उसके बारे में बताऊंगा। फिर बात होगी अरविंद केजरीवाल की। कोर्ट में केजरीवाल मॉडल की ऐसी धज्जियां उड़ी हैं कि सबके होश उड़ गए भाई। आज वो भी आपको दिखाऊंगा। कोर्ट में वो हो गया कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल की नींद उड़ जाएगी। ये चैप्टर जरूर देखिएगा। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 2 चरणों में जो कम वोटिंग हुई है, क्या ये नरेंद्र मोदी के हारने के संकेत है? बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो आज जरा उसका एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। 2 फेज की 190 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो गई है। मोदी कितनी सीटें जीत रहे हैं आखिर? वायनाड से जो खबर आ रही है वो राहुल गांधी के हारने के संकेत दे रही है क्या? इंडी गठबंधन जीता तो 5 साल में 20 प्रधानमंत्री बना देगा क्या? यानी चुनावी खबरों का वो कंप्लीट चैप्टर जो देख लिया तो सब जान लिया, वो भी लेकर आया हूं। लेकिन पहले रोज की तरह दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार की अर्जी पर सुनवाई करने का भी फैसला किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में हुई टीचर भर्ती को रद्द कर दिया था। संभल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क का एक भड़काऊ बयान वायरल हो रहा है। वीडियो में बर्क माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और शाहबुद्दीन के नाम की कसम देकर वोट मांगते दिख रहे हैं। बर्क ने कहा कि इन लोगों के साथ जो हुआ उसे भूलना नहीं है। संभल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों का आतंक कम होता नहीं दिख रहा। गाजियाबाद में एक पालतू कुत्ते ने 6 साल की बच्ची पर अचानक हमला कर दिया। एक महिला अपने बच्चे के साथ टहलने के लिए निकली थी, तभी एक कुत्ते ने साइकिल पर बैठी छोटी बच्ची पर हमला कर दिया। उसे पीछे खींचने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कुत्ते ने बच्चे के हाथ में काट लिया। यूपी के गोरखपुर में एयरफोर्स का जवान बीच सड़क पर दरोगा से उलझ गया। एयरफोर्स के जवान का आरोप है कि दरोगा ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था, जबकि दरोगा का आरोप है कि कार का चालान करने पर एयरफोर्स के जवान ने उसके साथ बदसलूकी की। मैदानी इलाकों में पड़ रही भयंकर गर्मी के बीच जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। बांदापुरा में जोरदार बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। सोनमर्ग में भयानक लैंडस्लाइड की वजह से कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है, जबकि कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में तेज बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें बताऊंगा मोदी को हराने के लिए मार्केट में कौन सा नया माल आया है जो रंगे हाथ पकड़ा गया। 2024 का चुनाव जीते तो मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे क्या, इसका सच क्या है? मुस्लिम प्रेम के चक्कर में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण किसने खत्म किया था, सबसे पहले इसका चैप्टर। यूं तो विपक्ष और उसका पूरा इकोसिस्टम यह घोषित कर चुका है कि 2 चरण की वोटिंग में नरेंद्र मोदी की लहर को उन्होंने निपटा दिया है। वो खुद ही जीत गए चुनाव भाई, और चुनाव तो वही जीत रहे हैं, इसकी पूरी घोषणा उन्होंने कर दी है पूरे इकोसिस्टम ने, इंडी गठबंधन। लेकिन सच यह है कि विपक्ष की खुद की हवा ऐसी टाइट है कि उसे नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो झूठ का सहारा लेना पड़ रहा। वैसे पाठशाला में आपको हम आगे बताएंगे कि 2 चरण की वोटिंग क्या कहती है, वोटिंग प्रतिशत कम होना क्या कहता है, यह सब आगे चैप्टर में है। लेकिन पहले देखिए कि मार्केट में मोदी को हराने के लिए क्या नया माल लाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है, जब कोई मुद्दा नहीं चलता है, तो चलाई जाती है फेक न्यूज। फिर बोला जाता है झूठ पर झूठ। कभी कहा जाता है मोदी लोकतंत्र खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं चुनाव ही नहीं होगा अब इसके बाद, कभी कहते हैं आरक्षण छीन लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ यही माहौल बनाया जाता है, ऐसे ही झूठ फैलाए जाते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। जब लोकसभा चुनाव के 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, जब लोकसभा की 190 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, तो बीच चुनाव में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। और यह झूठ फैला कौन रहा है?
आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने इसमें योगदान दिया। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इसमें इस झूठ को फैलाया। सोचिए, नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी से खींचकर नीचे लाने के लिए किस हद तक एक इकोसिस्टम काम कर रहा है कि झूठ को हथियार बनाने का आरोप लग रहा है। और यह किस तरह से हो रहा है, जरा वो भी देखिए। कांग्रेस ने आरक्षण पर झूठ फैलाना शुरू किया। बीजेपी नेताओं के एडिटेड वीडियो शेयर किए गए और कहा गया कि सरकार बन गई नरेंद्र मोदी की इस बार फिर से, तो बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन इसी झूठ पर अब कांग्रेस का इकोसिस्टम फंस गया है। एफआईआर हो चुकी है, जांच शुरू हो गई है। एक बड़े कांग्रेस नेता को पूछताछ तक के लिए बुला लिया गया है और यह सब उस झूठे वीडियो को लेकर हो रहा है, जो झूठा वीडियो कांग्रेस के कुछ नेता और उनके इकोसिस्टम पर फैलाने के आरोप लग रहे हैं। आपको सबसे पहले इसी वीडियो की सच्चाई बता देता हूं, फिर आगे की बातें बताऊंगा। यह वीडियो गृह मंत्री अमित शाह का है, जिसमें एडिटिंग करके यानी वीडियो को काट छांट कर झूठ फैलाया गया। इस वीडियो को काट छांट कर ऐसा बना दिया गया मानो अमित शाह आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो। वीडियो सुन ले कोई तो वो यही मान ले कि जैसे अमित शाह सच में ऐसा बोल रहे हो, लेकिन ये सरासर फेक वीडियो है, फेक न्यूज थी। और ये वीडियो भी नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना वीडियो है। और इसमें अमित शाह आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे थे। अमित शाह का वीडियो अप्रैल 2023 में हैदराबाद की रैली का है। अमित शाह ने गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण हटाने की बात कही थी। अमित शाह के इस वीडियो को एडिट करके और शेयर कर दिया गया। एडिट करके मुस्लिम शब्द की जगह एससी, एसटी और ओबीसी शब्द जोड़ दिया गया। तो ऐसा लगने लगा कि अमित शाह जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे थे। आपको एडिटेड वीडियो और असली वीडियो एक साथ दिखाता हूं, जिससे पता चल जाएगा कि अमित शाह ने आरक्षण हटाने की बात कही ही नहीं थी। एक बार सुनिए इन दोनों वीडियो को, फिर बताऊंगा कि अमित शाह के इस फेक वीडियो केस में कैसे कांग्रेस के बड़े नेता फंस गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। देखा आपने, अमित शाह कह रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार है, वो उनको देंगे। वहां से एससी, एसटी, ओबीसी जो उन्होंने कहा वो काट लिया। जहां पर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण हटाएंगे, वहां से उसको जोड़ दिया और ऐसा बना दिया जैसे वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये सब खेल चल रहा है इस चुनाव में बॉस। और तब जब आप ये दावा कर रहे हैं कि दो चरण की वोटिंग में ही नरेंद्र मोदी तो खत्म है मामला, अब तो हम जीत गए, उसके बावजूद अगर फेक वीडियो फैलाने की नौबत आ रही है तो कैसे ये लोग चुनाव जीत रहे हैं भाई। अमित शाह का वीडियो एडिट किया गया और जिस तरह से यह बनाया गया वो अब लोगों के सामने है। जिसने भी एडिटेड वीडियो वायरल करवाया उसे उम्मीद रही होगी कि इससे बीजेपी मुश्किल में फंस जाएगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया है, क्योंकि फेक वीडियो पर कांग्रेस के बड़े नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी फंसते दिख रहे हैं। अमित शाह के एडिटेड वीडियो की जांच में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी कर दिया है। 1 मई को दिल्ली पुलिस के सामने अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। पुलिस ने रेवंत रेड्डी से अपना फोन भी साथ लाने के लिए कहा है। अमित शाह एडिटेड वीडियो के मामले में पुलिस ने 5 लोगों की पहचान भी की है। सभी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सोचिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेक वीडियो फैलाने के मामले में कांग्रेस के सीएम तक का नाम आ रहा है, उन पर भी आरोप लग रहे हैं। इस लेवल की राजनीति नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रही है। रेवंत रेड्डी का नाम इसलिए आया क्योंकि रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और अमित शाह का यह वीडियो तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया था। तेलंगाना कांग्रेस ने 27 अप्रैल को यह वीडियो शेयर किया और उसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने इसे जमकर वायरल किया। इसी के आधार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार बनने के बाद बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन इस फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने जालसाजी, दंगे भड़काने के मकसद से उकसाना, किसी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से गलत बयान फैलाने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया और तेलंगाना के सीएम को पूछताछ के लिए आने का सम्मन भेज दिया। लेकिन सम्मन मिलने पर तेलंगाना के सीएम तो और भड़क गए। कहा कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के साथ अब दिल्ली पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को सुनिए एक बार। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कोई वीडियो लगाया इसलिए यह हो रहा है। यह कोई वीडियो है, कोई वीडियो है। यह कह देना कि अमित शाह जो है वो SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे अगर बीजेपी की सरकार आएगी, यह एडिटेड और फेक वीडियो लगाना कोई वीडियो है। समाज में किस तरह का मैसेज जा रहा है? यह रटी रटाई लाइन हर विपक्ष के नेता की रहती है। जब भी कोई एक्शन होता है विपक्ष कहने लगता है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो डरने वाले नहीं है, हर चीज को डर से जोड़ देते हैं। लेकिन यहां तो सीधे सीधे फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। एडिटेड वीडियो की सच्चाई सामने आ गई है और खुद पुलिस सीएम को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला रही है। फिर भी यही कहा जा रहा है, यह नहीं कि हां हमने गलती कर दी, हमने फेक वीडियो फैला दिया। नहीं, हम डरते नहीं है, जो करना है कर लो। यानी क्या फेक न्यूज फैलाने की आजादी मिल गई है इस देश में? आज पीएम ने भी क्लियर कट वार्निंग दे दी कि जो लोग हताशा में हैं वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। देश का कानून ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। सुनिए कैसे फेक न्यूज को लेकर पीएम मोदी गुस्से में हैं। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी विरोधियों ने इस पूरे चुनाव में झूठ को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया हुआ है। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी इस प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को पीएम मोदी के 400 पार वाले नारे से भी दिक्कत है। कांग्रेस कहती है कि 400 सीटें जीतने के बाद पीएम मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि 400 सीटों का नारा क्यों दिया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि 400 सीटें जीतने के हमारे लक्ष्य के पीछे बड़ी वजह यह है कि हम SC ST और OBC के अधिकार बचाना चाहते हैं। हम बड़ा जनादेश चाहते हैं ताकि उनके आरक्षण और हक छीनकर अपने वोट बैंक को देने का विपक्ष का मंसूबा नाकाम हो सके। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री वही बात कह रहे हैं जो वो बार बार दोहरा रहे हैं कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिल जाए और SC ST OBC का आरक्षण जो है वो कट जाए। ये नहीं होने देने के लिए उनको 400 सीट की जरूरत है। चुनाव में मुद्दों पर बात होती है, लेकिन क्या इस चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है कि उसने झूठ की फैक्ट्री खोलकर खटाखट झूठ फैलाना शुरू कर दिया? बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी आधार के कुछ भी कहा जा रहा है। जैसे कभी कहा जाता है कि मोदी संविधान बदल देंगे। यह कहां लिखा है बॉस? किसी अपने घोषणा पत्र की बात लेकर बैठे हैं कि घोषणा पत्र में कहां लिखा है? यह कहां लिखा है कि संविधान बदल देंगे? कभी कहती है कांग्रेस कि यह देश का आखिरी चुनाव है। यह कहां लिखा है? किस घोषणा पत्र में लिखा है कि अब इसके बाद चुनाव नहीं होगा? और चुनाव नहीं कराना तो वन नेशन वन इलेक्शन पे काम क्यों हो रहा है? कभी कहती है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है तो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं फिर? कभी कहती है कि मोदी पिछड़ों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं। सबसे ज्यादा OBC मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में है। कभी कहती है कि मोदी आरक्षण को खत्म कर देंगे। यह किस घोषणा पत्र में लिखा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे? और नहीं लिखा है तो क्या फेक वीडियो फैला दिया जाएगा?
कभी कहती है कि आरएसएस आरक्षण खत्म करना चाहती है। यह आरएसएस ने कब कह दिया भाई? हाल के चुनाव में। यानी इकलौता टारगेट यही दिख रहा है कि जो मन में आए वो कह दो, किसी भी तरह से लोगों को भ्रमित कर दो। अच्छा, इनके फर्जी फैक्ट चेकर्स फिर इनका फैक्ट चेक नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ कह देंगे तो उसका वर्ड बाय वर्ड मिलाते हैं और ये लोग कुछ कह दें तो उसका फैक्ट चेक नहीं होता है। यानी पूरा इकोसिस्टम ऐसा लग रहा है मिल के काम कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। खास तौर पर आरक्षण को लेकर बार बार फेक न्यूज, फेक वीडियो वायरल करवाए जाते हैं, जैसा अमित शाह के साथ हुआ, वैसा ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ हुआ। इस पर संघ प्रमुख ने क्या कहा है वो सुनिए। फिर आरक्षण पर फेक न्यूज फैला रही कांग्रेस खुद आरक्षण के किस मुद्दे पर घिरी हुई है और उस पर उसे जवाब देते नहीं बन रहा है, वो भी बताऊंगा। मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। यानी संघ प्रमुख भी कह रहे हैं कि वो आरक्षण के समर्थन में और जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता आरक्षण जारी रहना चाहिए। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने तो आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को ही घेर लिया। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो पिछड़ों को आरक्षण का लाभ ही नहीं मिलता। सुनिए अमित शाह को, फिर आपको जामिया और एएमयू में आरक्षण की सच्चाई और कांग्रेस की सोच दोनों दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और ये दोनों इस देश की प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर एससी, एसटी को आरक्षण नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलता था, मिलता था, अब नहीं मिलता और उसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया में 2011 तक एससी, एसटी को आरक्षण मिलता था। साल 2011 में एनसीएमईआई यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने जामिया मिलिया को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया। कहा गया कि जामिया मिलिया की स्थापना मुसलमानों के फायदे के लिए मुसलमानों द्वारा की गई थी। अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलने के बाद एससी, एसटी को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो गया। 2011 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसी के दौर में जामिया मिलिया से आरक्षण खत्म हुआ एससी, एसटी का, लेकिन कांग्रेस खामोश रही क्योंकि सवाल वोट बैंक से जुड़ा हुआ था। इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी आरक्षण खत्म किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस भी आपको बताता हूं। 1981 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिलता था। 1981 में संसद में एएमयू संशोधन बिल लाया गया जिससे एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। इस बिल के पारित होने के बाद एएमयू में पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया गया। कांग्रेस ने 1980 के चुनावी घोषणा पत्र में
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का वादा भी किया था। इसके बारे में बिल को संसद में पेश करते समय तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री शीला कौल ने तो गर्व जताया था। शीला कौल ने कहा था कि कांग्रेस ने 1980 में प्रतिज्ञा ली थी कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे। सोचिए, कांग्रेस घोषणा पत्र में वादा करके एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिला रही थी और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को एक झटके में खत्म कर रही थी। कोई अफसोस नहीं था। और यही बात देश के गृह मंत्री अमित शाह याद दिला रहे हैं कि अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी का ही आरक्षण जाएगा एक तरह से। कांग्रेस इस पर जवाब नहीं देती, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप उस पर बार बार लगता है कि मोदी और संघ वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस का इकोसिस्टम जो झूठ फैलाता है, उसका वॉल्यूम राहुल गांधी अपनी रैलियों से बढ़ा देते हैं। सुनिए राहुल गांधी को, फिर सुनाऊंगा कि पीएम मोदी ने झूठा नैरेटिव फैलाने वालों को क्या चुनौती दी। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे, इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है, सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। अब कोई फैक्ट चेकर, कोई फर्जी फैक्ट चेकर या इधर उधर वीडियो बनाने वाले ये लोग राहुल गांधी से नहीं पूछेंगे कि कहां लिखा है बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि वो लोग आरक्षण खत्म करने वाले हैं। कोई इनसे पलट के नहीं पूछेगा कि अगर आरक्षण खत्म ही करना था तो 10 साल में क्यों नहीं किए। कोई नहीं पूछेगा इनसे। इनको बोलने की आजादी है और फिर घूम फिर कर वही अरबपति दोस्त। कुछ दिन में मुझे लगता है राहुल गांधी ये भी बोल देंगे आपके घर में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपके घर का पानी अरबपति दोस्तों को दे दिया है। गजब ही हिसाब है, हर चीज में वही एक लाइन लास्ट में ले आते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस तरह के नैरेटिव को कैसे तोड़ना है अच्छे से जानते हैं। आज पीएम मोदी ने फेक नैरेटिव बनाने वालों को साफ शब्दों में कह दिया कि मोदी जो कहता है ना, सीना ठोक कर कहता है, आंख में आंख मिलाकर लड़ाई लड़ता है। मोदी पीठ पीछे वार नहीं करता। सुनिए क्या कह रहे हैं अपने बारे में वो खुद। ये खेल बहुत बढ़ाया इन लोगों ने हताशा और निराशा में, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें जागरूक रहने की जरूरत है। ये कोई भी फेक चीज आए उस पर भरोसा मत करना। देखिए, ये मोदी जो है ना, सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। नरेंद्र मोदी के विरोधी भी ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से आमने सामने की टक्कर लेना शायद मुश्किल है। इसमें नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए पीठ पीछे से हमला करने की कोशिश होती है और फेक नैरेटिव, फेक न्यूज, पूरा इकोसिस्टम जो है वो हथियार बनाता है। लेकिन जो बात ये भूल जाते हैं वो ये कि जब पब्लिक का नेता पर भरोसा होता है तो नेता अपनी मेहनत, अपने काम के दम पर इस भरोसे को बार बार कायम रखता है। तो फिर फेक न्यूज भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि पब्लिक को एक झटके में विश्वास नहीं होता। खैर, माहौल तो कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया जाता है ये आपने देख लिया, लेकिन अपने पक्ष में माहौल कैसे बनाया जाता है ये कई बार केजरीवाल जी से भी सीखना चाहिए। कोर्ट में केजरीवाल जी ऐसा एक्सपोज हुए हैं कि उनके शिक्षा मॉडल की तारीफ छापने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स भी मुंह छिपाता फिर रहा होगा इस वक्त। आपने अरविंद केजरीवाल के भाषणों में अक्सर ये कहते हुए उन्हें सुना होगा कि दिल्ली में तो स्कूलों का कायाकल्प हो गया है, दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास हो गए हैं, दिल्ली में गरीबों के बच्चों को बहुत शानदार सुविधाएं मिल रही हैं। मनीष सिसोदिया ने तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिल जाना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली एमसीडी में पढ़ने वाले करीब 8 लाख बच्चों के पास इस सो कॉल्ड शानदार शिक्षा मॉडल में अपने कोर्स की किताब तक नहीं है। कोर्स की किताब नहीं है करीब 8 लाख बच्चों के पास। स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है इस वर्ल्ड क्लास, सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास मॉडल में। लेकिन इस पर जब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सवाल किया तो जो जवाब दिया गया वो सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। आज कोर्ट में क्या हुआ ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह सुन लीजिए कि पिछली सुनवाई यानी 26 अप्रैल को केजरीवाल सरकार की बातें सुनकर हाईकोर्ट ने कैसी फटकार लगाई थी।
ऐसी फटकार लगाई कि सुनने वाले सन्न रह गए। लेकिन वही है, कई चैनलों पर आपको यह खबर ही नहीं मिलेगी, इसलिए हमारा काम है हम आपको बता दें। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के बारे में कोर्ट में क्या क्या कहा, उसके बारे में आगे बताता हूं, लेकिन पहले इस पूरे मामले के बारे में समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली एमसीडी में कुल 7,88,224 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को अभी तक किताबें, नोटबुक, यूनिफॉर्म कुछ नहीं मिला है, जबकि स्कूल का सेशन शुरू हुए 1 महीना होने वाला है। पिछले साल 2023-24 में भी 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताब, नोटबुक नहीं मिली थी। 2 लाख से ज्यादा बच्चों। सोचिए इन गरीब बच्चों ने किस तरह अपनी पढ़ाई पूरी की होगी। दरअसल नर्सरी से 8वीं तक की पढ़ाई शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आता है, इसलिए सभी बच्चों को सरकार की तरफ से निःशुल्क किताबें दी जाती। दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वार्ड और 12 जोन में कुल 1,534 स्कूल हैं। इन स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी निगम के शिक्षा विभाग के पास होती है। यह विभाग अब केजरीवाल सरकार के अंडर आता है, लेकिन इस हालत को देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली के एमसीडी स्कूल दिल्ली सरकार के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे चल रहा है। अब आपको केजरीवाल सरकार की दलीलें और कोर्ट की उन टिप्पणियों के बारे में बताता हूं जिसने केजरीवाल सरकार की स्कूल वाली पोल खोल दी। दरअसल 26 अप्रैल को कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के ऊपर रखा। यह कोर्ट कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपना फायदा देख रहे, देश का फायदा नहीं। सुनवाई के दौरान एमसीडी कमिश्नर ने यह दलील दी थी कि बच्चों की किताबें, नोटबुक और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए एमसीडी के पास कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं। ऐसे में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद प्रक्रिया के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन सीएम केजरीवाल अभी हिरासत में है, इसलिए देरी हो रही। लेकिन बच्चे पढ़े ना पढ़े, केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे बॉस। उनको तो कुर्सी प्यारी। बच्चे जो हैं उनको किताब मिल रही है, नोटबुक मिल रही है, उनको ड्रेस मिल रही है, इससे नहीं मिल रही है क्या फर्क पड़ता है। केजरीवाल जी को कुर्सी मिलनी चाहिए, वो छोड़ नहीं रहे। देखिए क्या नुकसान हो रहा है। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों को किताबों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। दिल्ली सरकार खुद चाहती थी कि केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चलाएं। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि आपका क्लाइंट यानी केजरीवाल सिर्फ सत्ता में रुचि रखता है। यह कोर्ट कह रहा है अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सत्ता में रुचि है। दिक्कत यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है कि आपको सत्ता नहीं मिल रही है। यह कोर्ट ने कहा है बॉस, मेरे शब्द नहीं है। यह कोर्ट कह रहा है कि आपको सिर्फ सत्ता हथियाने से मतलब है। आप सोचिए कि केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की जिद की वजह से आज दिल्ली के करीब करीब 8 लाख बच्चों की शिक्षा से समझौता हो रहा है। कोर्ट से इतनी बड़ी फटकार मिलने के बाद भी दिल्ली सरकार के मंत्री केजरीवाल की स्कूल चमकाने वाली ब्रांडिंग किए जा रहे हैं। आज दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल जाकर केजरीवाल से मिलकर आई। इस मुलाकात के बारे में केजरीवाल ने क्या कहा है उनसे सुनिए जरा। उसके बाद आपको कोर्ट की उस फटकार के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने केजरीवाल के साथ साथ सौरभ भारद्वाज को भी लगाई। अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करके आ रही हूँ। मैं जैसे ही उनसे मुलाकात करने पहुंची तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका क्या हाल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी सेहत की चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ कि काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्या स्कूलों में किताबें टाइम से पहुंच गई हैं, बच्चों को अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उन्होंने पूछा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयों की समस्या चल रही थी वो समस्या हल हुई कि नहीं हुई। देख रहे हैं आप, मतलब केजरीवाल जी कितना तिहाड़ के अंदर बैठकर सोच रहे हैं बच्चों की शिक्षा के बारे में। अरे बॉस, पिछले साल भी 2 लाख बच्चों को नहीं मिली थी किताबें, तब तो आप बाहर ही थे, तब क्यों नहीं सोच पाए। और अभी भी सोचिए ना भाई, आपको इतनी चिंता है कि बच्चों को किताबें मिल रही नहीं मिल रही हैं, इस्तीफा दीजिए, किसी को सीएम बनाइए, वो पैसा जो है सैंक्शन करे और जाके किताबें और ड्रेस मिले बच्चों को। इस्तीफा नहीं देंगे, बाहर आके बताया जाएगा कि हम तो ये सोच रहे हैं, हम तो वो सोच रहे हैं। आतिशी के मुताबिक केजरीवाल ने उनसे कहा कि मेरी चिंता मत करो, ये बताओ कि बच्चों को किताबें टाइम पर पहुंच गई हैं। जब आपने स्टैंडिंग कमेटी को किताबें खरीदने की परमिशन ही नहीं दी है बॉस, तो किताबें कहां से बच्चों को पहुंच जाएंगी, आपको नहीं पता है। आपने बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने वाली फाइल ही क्लियर नहीं की है और अब बैठ के अंदर जेल में पूछ रहे हैं कि बच्चों को किताबें पहुंच गई। कौन पहुंचा देगा किताब। केजरीवाल सरकार के इस बर्ताव के कारण कोर्ट ने तगड़ी क्लास लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक अदालत के रूप में किताबें, यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन यह हमारा काम नहीं है।
हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई अपने काम में असफल हो रहा है। कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने छात्रों की हालत पर आंखें मूंद ली और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यह कोर्ट कह रहा है। दरअसल एमसीडी की इस तरह की खरीद के मामले दिल्ली शहरी विकास के अंडर आता है। एलजी सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सौरभ भारद्वाज के पास 9 अक्टूबर 2023 से यह फाइल पड़ी हुई थी, जिसे अभी तक क्लियर नहीं किया गया, इसलिए सौरभ भारद्वाज को फटकार लगी। लेकिन इस सब के बावजूद केजरीवाल के मंत्री यह माहौल बना रहे हैं कि केजरीवाल को दिल्ली के बच्चों की इतनी चिंता है कि अपनी सेहत को छोड़कर उनकी किताबों के बारे में पूछ रहे हैं। पूछ जरूर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार का स्कूल वाला झूठ सामने आने के बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एमसीडी के 8 लाख, करीब 8 लाख, 7,88,000 के आसपास 8 लाख बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय देना पड़ा कोर्ट को। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी स्कूलों के छात्र अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के तहत मुफ्त किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के हकदार हैं और स्कूल जल्दी ही गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद होने वाले हैं। कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया है कि बिना किसी नियम की परवाह किए एमसीडी स्कूलों के बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी पहुंचाई जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ना होने के कारण दिल्ली सरकार ठप पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है, यह एक ऐसा पद है जहां किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 24/7 उपलब्ध रहना पड़ता है। लेकिन केजरीवाल तो जिद पकड़ कर बैठे हैं कि चलाऊंगा तो जेल से सरकार चलाऊंगा, बच्चों को किताब मिले ना मिले। उनके लिए तो अंदर पूड़ी पहुंच रहा है, आम पहुंच रहा है, पूड़ी सब्जी सब पहुंच रही है। बच्चों तक जो किताब पहुंचनी चाहिए वो कब पहुंचेगी सर? कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि किताब दीजिए, ड्रेस दीजिए, नोटबुक दीजिए। छपेगा क्या? मॉडल, केजरीवाल मॉडल, उसकी चर्चा भाई कहां न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है। और अभी देखिएगा फिर दे देंगे कोर्ट के आदेश पे तो ये भी कहेंगे कि देखिए हमने दे दिया। केजरीवाल जी ने जेल से कहा था कि बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल इस बात की मार्केटिंग करते रहे हैं कि उनकी सरकार में दिल्ली के स्कूल चमक गए, लेकिन जब एमसीडी के स्कूलों की खराब हालत की बात आती है तो वो दलील देते थे कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वो इन्हें वर्ल्ड क्लास के स्कूल बना देंगे। अब तो एमसीडी भी केजरीवाल के पास कहां है वर्ल्ड क्लास स्कूल? सुनिए स्कूलों को लेकर केजरीवाल किस तरह के दावे किया करते थे। इसके बाद दिल्ली के हेल्थ सुविधाओं का सच भी दिखाऊंगा। पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल होता था, टेंट में चला करते थे, ना कोई दीवारें, ना कोई छत, ना पंखे, टॉयलेट भी नहीं होते थे, पानी भी नहीं होता था। बच्चे आते थे, घंटा भर रुकते थे, फिर भाग जाते थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से गरीबी में अपने बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल में भेजता था मजबूरी में। अमीरों के बच्चे प्राइवेट में जाते थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाया करते थे। आज दिल्ली के अंदर ये अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई थी वो हमने बंद कर दी। इन्होंने खाई बंद कर दी, ये जून 2023 में कह रहे थे, और आज कोर्ट को किताबें देनी पड़ रही हैं बच्चों को। पता नहीं कौन सी खाई बंद कर दी है भाई। ऐसा पहली बार नहीं कि जब कोर्ट से केजरीवाल को उनके विकास के दावों पर फटकार लगी। पहले भी कई बार कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणियां की। फरवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप लोग हमें बता रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की संख्या बहुत अच्छी है और सबका इलाज हो जा रहा है, लेकिन सच यह है कि आपके पास दिल्ली की 3 करोड़ जनता के लिए सिर्फ 6 सीटी स्कैन मशीन है। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यहां बैठे बैठे पता है कि वो मशीनें काम नहीं कर रही हैं। मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की पैथ लैब, जहां टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, पैथ लैब के मामले में फर्जी ब्लड रिपोर्ट कांड पर सख्त टिप्पणी की थी। दरअसल दिल्ली सरकार ने कई पैथ लैब को मरीजों की ब्लड की जांच रिपोर्ट का टेंडर दिया था। इनमें कई पैथ लैब्स फर्जी रिपोर्ट बनाकर सरकार से फंड ले रहे थे, यह आरोप लगा। इस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य नीति में बदलाव करने के लिए कहा था, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं किया। ऐसे में कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी को जेल भेज देंगे। नवंबर 2023 में हाईकोर्ट में यह बात सामने आई कि दिल्ली के 9 सरकारी अस्पतालों में कोई आईसीयू सुविधा नहीं है। इसके अलावा 11,473 बेड में से सिर्फ 1,396 पर आईसीयू की सुविधा है।
अब आप सोचिए कि दिल्ली सरकार के शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति का सच क्या है और माहौल क्या बनाया जाता है, देख रहे हैं। खैर, अब माहौल ही बनाने की बात हो रही है तो उस माहौल की भी बात कर लेते हैं जो बनाया जा रहा है 2 चरण की वोटिंग के बाद कि कम वोट पड़ गए मतलब मोदी तो गए हो। तो पाठशाला में अब अगली क्लास, 2 चरणों में हुई कम वोटिंग क्या मोदी के हारने के संकेत हैं? 2 फेज की 190 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हुई, मोदी ने कितनी सीटें जीत ली भाई? वायनाड से जो खबर आ रही है क्या वो राहुल गांधी के हारने के संकेत हैं? यानी अब चुनाव से जुड़ी सारी खबरें कंप्लीट चैप्टर। अब तक 2 फेज के इलेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वोटिंग परसेंटेज की। इसे लेकर सब अपना अपना अलग अलग एनालिसिस रखने में जुटे हुए हैं। खासतौर पर इंडी गठबंधन और उनके समर्थक ये माहौल बना रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज तो कम हो गया है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी तो गए। यानी कम वोटिंग को लेकर यह थ्योरी खूब चलाई जा रही है कि इसका सीधा नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा। इस थ्योरी के जरिए यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का वोटर घर से ही नहीं निकला, जैसे ये घर में चेक करके आए कि किसका वोटर निकला किसका नहीं। नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले वोटर में उत्साह नहीं है, वोटर उदासीन है। लेकिन बॉस, ये थ्योरी क्यों नहीं चल सकती? ये हो सकता है इंडी गठबंधन का विपक्ष का वोटर घर से नहीं निकला, हो सकता है इंडी गठबंधन के वोटर में उत्साह ना हो, उसे इंडी गठबंधन से बहुत उम्मीद ना दिख रही हो, उसको लग रहा हो मोदी तो जीत ही रहे, कौन गर्मी में जाए वोट डालने। ये वाला ये बताएंगे नहीं। हालांकि कौन सी थ्योरी ठीक है, कौन सी थ्योरी ज्यादा मजबूत लग रही है, डेटा क्या कह रहे हैं, इसका एनालिसिस आज हम इस पाठशाला के चैप्टर में करेंगे। पहले देखिए कि 2 चरण को लेकर दावे क्या क्या है। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि 2 चरणों की 190 में से 125 सीटें तो इंडी गठबंधन ने जीत ली हैं। वहीं पीएम मोदी कह रहे हैं कि 2 चरण में एनडीए 2-0 से आगे चल रहा है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। जो कम वोटिंग की बात की जा रही, वो कम वोटिंग कितनी हुई है, पहले ये तो देख लीजिए। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि वोटिंग प्रतिशत कम कितना है, हालांकि अभी भी इलेक्शन कमीशन से फाइनल डेटा आना बाकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे पहला चरण, इसमें सीट कितनी थी? सीट थी 102 और वोटिंग परसेंट आप देखेंगे, वोटिंग प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 2019 में था फर्स्ट फेज की इन सीटों के लिए 69.9% वोट पड़े थे, ऑलमोस्ट 70% के आसपास। 2024 में कितना वोट पड़ा है? 66.1%। यानी कितना कम रहा? यानी 2019 के मुकाबले 3.8% वोट कम पड़ा। मतलब मोटे तौर पर अगर 4% भी मान लीजिए, 4% अभी, अच्छा हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन का फाइनल डेटा नहीं आया, लेकिन अगर 4% भी मानिए, 4% में मोदी साफ। सोचिए कैसे लोग नैरेटिव बनाते हैं। दूसरा चरण देखिए, दूसरा चरण, इसमें कितने सीटों पर वोटिंग हुई? 88 सीट, 88 सीट पर वोटिंग हुई। 2019 में कितना वोट पड़ा था इन 88 सीटों पर? 70.1%। 2024 में कितना वोट पड़ा है? जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 68.7%। यानी वोटिंग कम कितनी हुई? 1.4%। मतलब 1.5% के करीब वोटिंग कम हुई और मोदी तो गए। इतना ये लोग हड़बड़ी में रहते हैं नैरेटिव बनाने में कि क्या ही बताया जाए। 2024 का जो डेटा है वो अलग अलग सोर्स है, अभी चुनाव आयोग से फाइनल आंकड़े नहीं आए, तो हो सकता है कि करीब करीब 2019 वाला वोटिंग परसेंटेज या फिर उससे कुछ कम ही वोटिंग परसेंटेज हो। लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी को ही सब नुकसान हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि फैक्ट्स देखते चलिए। अब जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कम वोटिंग से सीधे नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा और नरेंद्र मोदी की सीटें और वोट प्रतिशत घटेगा, उन्हें यह नहीं दिखता कि वोटिंग तो उन राज्यों में भी कम हुई है जहां पर इंडी गठबंधन की सरकार है। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि उन राज्यों में इंडी गठबंधन हार रहा है? भाई बीजेपी शासित राज्यों में आप कह रहे वोटिंग कम हुई यानी बीजेपी का वोटर नहीं निकला, तो जहां इंडी की सरकार है वहां वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, इसका मतलब इंडी के समर्थक नहीं निकले। फिर आपके ही लॉजिक से, जैसे
पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तमिलनाडु में 2019 के मुकाबले 3% कम वोटिंग हुई। इसका मतलब बीजेपी की लहर चल रही है, वहां पर बीजेपी जीत रही है, मान रहे हैं ये लोग। इसी तरह इंडी गठबंधन के राज्य केरल की सभी 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी। केरल में भी 2019 के मुकाबले 6.5% कम वोटिंग हुई है। अब केरल में तो बीजेपी है भी नहीं उस तरह से, तो ये 6.5% वोटर कम निकला। किसका कम निकला? फिर तो इसका मतलब जो इंडी गठबंधन वाले हैं उनका कम निकला। उन्हीं के लॉजिक से पूछ रहा हूं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 3 सीटों पर वोट डाले गए। यहां भी 2019 के मुकाबले 4% के करीब कम वोटिंग हुई। अब अगर इंडी गठबंधन के इन राज्यों में वोटिंग कम हुई तो क्या इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम के लॉजिक से अगर माना जाए तो इंडी गठबंधन का वोटर वोट देने घर से नहीं निकला? इसका मतलब इन राज्यों में ये लोग हार रहे हैं। फिर जो लॉजिक ये चला रहे हैं कि मोदी तो गए, तो इंडी भी गया फिर इन राज्यों में। इसी तरह आप देखिए कि दूसरे चरण में राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी वोटिंग हुई है, और राहुल गांधी की सीट पर भी वोटिंग पिछली बार के मुकाबले कम हुई है। अब जरा इस लॉजिक को देखिए कि वोटिंग कम होने का मतलब अगर हार जाना होता है, तो राहुल गांधी जिस वायनाड सीट पर लड़ रहे हैं वहां वोटिंग प्रतिशत देखिए। 2019 में कितना वोट पड़ा था? 80.37% वोट पड़ा 2019 में, और इस बार वोट पड़ा है 2024 में 73.57%। यानी जो कमी है वो करीब करीब 7% के आसपास है, 6.8%। अब अगर 7% वायनाड में वोट कम पड़ा है तो इंडी गठबंधन के लॉजिक से क्या राहुल गांधी हार रहे हैं? भाई आप कम वोटिंग का ट्रेंड मतलब सामने वाला गया तो राहुल गांधी हार रहे हैं आपके लॉजिक से फिर तो। और इस बार तो राहुल गांधी की सीट पर फाइट भी टफ बताई जा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। लेफ्ट और बीजेपी दोनों मजबूत हेवीवेट उम्मीदवार उतारे हुए हैं। तो कम वोटिंग से सबसे पहला डर तो राहुल गांधी को होना चाहिए आपके लॉजिक के हिसाब से। वोटिंग प्रतिशत में गिरावट को मोदी विरोधी लहर बताने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों राज्यों में पिछली बार बीजेपी को बंपर जीत मिली थी और इस बार इन दोनों राज्यों में 2 चरण के चुनाव में वोटिंग कम हुई। जैसे राजस्थान में 25 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, और दूसरे चरण में राजस्थान में पिछली बार के मुकाबले 3.37% कम वोटिंग। दोनों चरणों को देखें तो 2019 के मुकाबले करीब करीब 5% कम वोटिंग हुई है, 4.74%। वहीं मध्य प्रदेश की 29 में से 12 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में 6 सीटों पर वोट डाले गए और 2019 के मुकाबले यहां करीब 9% कम वोटिंग हुई। अब इसी को लेकर कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि पीएम मोदी का जादू कम हो रहा है। जिन शहरी इलाकों में पिछली बार बीजेपी को वोट मिले थे वहां भी कम वोटिंग हुई है। लेकिन अगर आप इन 2 राज्यों को देखें, राजस्थान और मध्य प्रदेश को, 4 महीने पहले बीजेपी को यहां पे भर भर के वोट मिले हैं। बीजेपी की सरकार बनी है। 4 महीने पहले इन दोनों राज्यों में पीएम मोदी की गारंटी ने बंपर वोट दिलाए हैं। मध्य प्रदेश के लिए नैरेटिव यह बनाया गया था कि वहां तो 15-17 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सिंह चौहान से सब ऊब चुके हैं, अब तो बीजेपी गई। नरेंद्र मोदी आए और बीजेपी को वहां रिकॉर्ड जीत मिली। तो 4 महीने पहले नरेंद्र मोदी के नाम पे रिकॉर्ड जीत मिल रही थी, और इस बार जो है वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए लोग जो है वो घर में बैठ गए। कुछ तो लॉजिक लगाइएगा बॉस। राजस्थान में नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ गया, चाहे बीजेपी में वसुंधरा राजे गुट बना हो, इंटरनल फाइटिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन जब मोदी के नाम पे वोट पड़ना है तब वहां राजस्थान में लोग जो है मोदी को नकार दे रहे हैं। तो बॉस ये कैसे संभव है? इसलिए कम वोटिंग का मतलब यह भी हो सकता है कि ये इंडी गठबंधन के वोटर हैं जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे, वोटिंग कम रह गई। आप यह भी देखिए कि एमपी में तो कांग्रेस नेताओं का खुद अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। आज कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भूकंप से ज्यादा झटका महसूस हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इंदौर सीट से जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा वो तो बीजेपी में शामिल हो गया। भाई कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक गाड़ी में दिखे तो सब लोग हैरान रह गए। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आज अपना नामांकन भी वापस ले लिया, यानी इंदौर में अब बीजेपी के सामने मुकाबले में कोई है ही नहीं बचा। इंदौर में बीजेपी की बंपर जीत लगभग तय हो गई है। इंदौर में 13 मई को वोटिंग है और आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम बीजेपी के विधायक के साथ अपना नामांकन वापस लेने के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। इंदौर सीट पर कांग्रेस समेत 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। इंदौर सीट पर कांग्रेस का संकट अब इतना बढ़ गया है कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब उन उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल रही है जो इंदौर सीट पर निर्दलीय लड़ रहे हैं।
सूत्र बता रहे हैं कि किसी एक निर्दलीय को कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है क्योंकि उनका अपना उम्मीदवार तो पार्टी छोड़कर चला गया। अब ऐसी स्थिति में अगर वोटर टर्नआउट कम हो रहा है तो यह क्यों माना जाए कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस का वोटर इंडी गठबंधन और कांग्रेस से नाराज होगा? नहीं होगा भाई। अगर इतनी लहर है मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कांग्रेस का कैंडिडेट क्यों भाग गया भाई? भागना तो बीजेपी वाले को चाहिए था। लेकिन कम वोटिंग को लेकर माहौल बनाया जा रहा है पीएम मोदी के खिलाफ। ऐसा ही एक माहौल यूपी को लेकर बनाया जा रहा है कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, जहां पर मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी है। लेकिन अब तक 2 चरणों में यूपी की 80 में से 16 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। दूसरे चरण की बात करें तो 2019 के मुकाबले करीब 7% कम वोटिंग हुई। वहीं पहले चरण में बात करें तो 2019 के मुकाबले 5.5% कम वोटिंग हुई थी। अब चाहे यूपी में वोटर टर्नआउट कम हुआ हो, लेकिन मोदी योगी के रहते कौन कह सकता है कि यूपी में बीजेपी को इसका कोई नुकसान होगा? राजनीति को समझने वाला छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी ये नहीं मानेगा कि यूपी में मोदी योगी को कोई इस तरह से हरा रहा कि 5-5.5%, 10% वोटर बीजेपी का निकल ही नहीं रहा। इसलिए इस थ्योरी में भी लॉजिक है कि हो सकता है विपक्ष का वोटर हताश है, निराश है, वो वोट देने ही नहीं निकला। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी को मिलाकर देखें तो संभव है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी और एनडीए गठबंधन लोगों को बहुत मजबूत दिख रहा हो और एनडीए गठबंधन के वोटर को विपक्ष के जीतने की कोई उम्मीद ही ना दिख रही हो, इसलिए वो वोट करने ना निकला। दूसरी बात, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से एनडीए गठबंधन को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है और शायद यही वजह हो सकती है कि जो वोटर एनडीए गठबंधन को वोट देने वाला था वो इस हिंदी हार्टलैंड में, भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, यहां पर इसका प्रभाव ज्यादा है राम मंदिर के मुद्दे का। इन तीनों ही जगहों पर हो सकता है कि इंडी गठबंधन का वोटर नहीं निकला। वो जो नारा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हो सकता है वोटर के मन में बैठ गया हो कि तुम नहीं गए राम मंदिर के कार्यक्रम में, मैं तुम्हें वोट देने नहीं जाऊंगा। तीसरी बात, इन 3 राज्यों में से यूपी में तो सीएम योगी का मजबूत नेतृत्व है। यूपी में बीजेपी लगातार 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। ऐसे में यूपी में बीजेपी को किसी नुकसान के बारे में कोई दूर दूर तक अनुमान भी नहीं लगा सकता। चौथी बात, एमपी और राजस्थान में कुल 54 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो जब बीजेपी का इतना मजबूत गढ़ है तो हो सकता है कि इंडी गठबंधन के वोटर को कोई उम्मीद ना दिख रही हो, इसलिए वो घर बैठ रहा हो। पांचवी बात, इन हिंदी बेल्ट के राज्यों में इंडी गठबंधन ना तो कोई जबरदस्त चुनावी माहौल बना पाया, ना बड़ी बड़ी रैलियां कर पाया। यूपी में इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को लेकर ही कंफ्यूजन में दिखी। ये सब फैक्टर्स हो सकता है कि इंडी गठबंधन को वोट देने वाले वोटर को निराश कर रहे हो और वो घर से नहीं निकला। इन तथ्यों की बात नहीं हो रही, इन फैक्ट्स की बात नहीं हो रही। ये हुआ नहीं हुआ ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कुछ भी नैरेटिव बना देना है ये तो दिख रहा है। आप ये भी देखिए कि अगर वाकई यूपी में कम वोटिंग से पीएम मोदी को नुकसान हो रहा होता तो फिर कांग्रेस अभी तक अमेठी, रायबरेली में उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पाई? बॉस, लॉजिक तो है ना भाई। यूपी में नरेंद्र मोदी, योगी को कोई नहीं पसंद कर रहा, तो अमेठी, रायबरेली में कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? उतार देते, कहते कि इनका तो सुपड़ा साफ हो रहा है, उतरो तुम उतरो। क्यों नहीं उतारे अभी तक कैंडिडेट? क्यों अखिलेश यादव को बार बार कैंडिडेट बदलना पड़ा? क्यों अखिलेश यादव को अपने भतीजे को हटाकर खुद चुनाव लड़ना पड़ा? ये सब कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाने चाहिए। विपक्ष का हाल तो यह है कि बीच चुनाव में उसके नेता छोड़कर भाग रहे हैं। जैसे दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ बड़ा खेल हुआ। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले अरविंदर सिंह लवली, जो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अरविंदर लवली ने अपने इस्तीफे की कई वजह गिनवाई, जिसमें 2 प्रमुख वजह है आम आदमी पार्टी से गठबंधन और दूसरा कन्हैया कुमार, उदित राज जैसे नेताओं को टिकट देना। अरविंदर लवली ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। अरविंदर लवली ने अपने इस्तीफे में यह भी कहा कि उन्हें केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त सीएम आवास पर जाने के लिए मजबूर किया गया था। उधर आम आदमी पार्टी अरविंदर सिंह लवली की तारीफ कर रही है। संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली में गठबंधन का क्रेडिट अरविंदर सिंह लवली को जाता है, जबकि अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं कि जब गठबंधन बना था तब तो वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे। शायद जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह सदमे में। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जब वो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब तो संजय सिंह जेल चले गए थे, उन्हें कैसे पता कि मेरी वजह से गठबंधन संभव हो पाया है? सुनिए एक बार अरविंदर लवली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के खिलाफ जाके अलायंस का फैसला करने गया। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ये सही नहीं है कि अजय माकन ने शीश महल पे और शराबबंदी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? वो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी तो ट्रेजरर भी हैं।
क्या ये सही नहीं है कि शराब घोटाले की एफआईआर जो है हमारे अनिल चौधरी जी ने दाखिल कराई थी? क्या ये सही नहीं है कि संदीप दीक्षित ओपनली अलायंस का विरोध कर रहे थे? तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाएं तो खिलाफ हो गई ना। तो मैंने ये लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के खिलाफ अलायंस हुआ, उसके बावजूद अध्यक्ष के रूप में मैंने उस फैसले को स्वीकार किया, न केवल स्वीकार किया बल्कि उसका फ्रंट बना मैं, और मैंने ये इंश्योर किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उस लाइन में आए। और जब मुझे कहा गया कि केजरीवाल जी गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप वहां जाइए, न केवल मैं गया, संदीप दीक्षित जिनकी मदर के बारे में इस सब चीजें बोली गई, आपको लगता है कि बिना ऊपर के दबाव के वो वहां जा सकते हैं? तो हम लोग वहां गए और हमने वहां क्या कहा? हमने कहा कि हम टाइमिंग पे प्रश्न उठा रहे हैं, हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। यानी नेता पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत चुन्नू सा ऊपर नीचे हुआ है और उसमें माहौल ऐसा बना दिया गया कि जैसे चुनाव तो खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी तो हार गए। इसलिए मुझे लगा कि कुछ फैक्ट्स आपको बताने चाहिए। नतीजा 4 जून को आ ही जाएगा, क्या सच क्या झूठ सब पता चल जाएगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, इंडी गठबंधन जीता तो 5 साल में 20 प्रधानमंत्री बना देगा क्या? चुनावी खबरों का कंप्लीट चैप्टर भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में अपने तीसरे टर्म का विजन पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भारत कैसे विकसित भारत बनेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास कोई विजन तो दिख नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि राहुल गांधी से पूछो गरीबी कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। राहुल गांधी से पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। राहुल गांधी से पूछो विकसित भारत का प्लान क्या है, तो कहते हैं टकाटक टकाटक। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को, फिर बताता हूं कि अगर इंडी गठबंधन जीता तो क्या देश में 5 साल में 20 प्रधानमंत्री बना देगा। कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं। सुना आपने पीएम मोदी को? राहुल गांधी यही ना कहते हैं कि खटाखट खटाखट गरीबी हटा दें, ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, कोई इनसे भी ये भी पलट के नहीं पूछता, फर्जी फैक्ट चेकर या कोई पत्रकार, कि खटाखट खटाखट गरीबी हटाने का फॉर्मूला है तो इतने साल में क्यों नहीं हटाए भाई? खटाखट खटाखट गरीबी हटाने का फॉर्मूला चलिए आज मिल गया है, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां खटाखट खटाखट हटा दो। लेकिन राहुल गांधी ये सब करेंगे कैसे? क्योंकि इंडी गठबंधन अगर जीता तो देश में 1 प्रधानमंत्री नहीं बल्कि 5 साल में हो सकता है 20 प्रधानमंत्री बन जाए। यह बात आज गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कही। अमित शाह के इस बयान से इंडी गठबंधन में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह बात तो हर कोई पूछ रहा है कि अगर इंडी गठबंधन जीता तो प्रधानमंत्री कौन होगा। यही सवाल जब संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम किसको प्रधानमंत्री बना रही है, हमारी मर्जी। 1 साल में 2 बनाए, 1 साल में 4 प्रधानमंत्री बनाए, हमारी मर्जी। सुनिए संजय राउत को। इस देश में एक तानाशाह 10 साल राज कर रहा है, एक तानाशाह जिसको हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर दिया था, और तानाशाह बन गया। उससे अच्छा है कि ये एक मिलीजुली सरकार यहाँ बने, देश चलाए, और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है। हम 4 बनाएंगे, 1 साल में 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही की तरफ नहीं जाने देंगे। 1 साल में 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, कुछ भी बना देंगे। इंडी गठबंधन देश में कितने प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और अब देश में कितने प्रधानमंत्री अब तक हो चुके हैं, ये देखकर आप हैरान रहेंगे। इंडी गठबंधन किस दिशा में जा रहा है आप सोचिए। अब तक देश में आजादी के बाद 75 सालों में 15 प्रधानमंत्री बने। इंडी गठबंधन की प्लानिंग अगर 4 प्रधानमंत्री पर साल की भी मान लें
तो वो 5 साल में 20 प्रधानमंत्री बना देंगे। यानी 75 साल में 15 प्रधानमंत्री देश के बने, ये लोग 5 साल में 20 प्रधानमंत्री बनाने का भी सपना देखे लिए बैठे। तो ये सब चल रहा है। खैर, एक छोटा सा